Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir. Welcome to Anand sir SST Point. आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये फाइनल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज के हमारे डिस्कशन का मेन पॉइंट है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे देश के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भारत का जो चुनाव है वो डेमोक्रेटिक है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश के इलेक्शन के बारे में बहुत सारी अनाप शनाप बातें होती है और न्यूज़पेपर में अक्सर चुनाव में धांधली के बारे में सुनते हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख एलिगेशन जो हमारे इलेक्शन सिस्टम पर लगते रहे, जो अक्सर न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनती हैं। उनमें से प्रमुख है, सबसे पहला है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कुछ प्रभावशाली लीडर जो होते हैं, नेता होते हैं या उनके जो चमचे होते हैं, वे लोग वोटर लिस्ट से जेन्युइन नाम को हटवा देते हैं और जो फॉल्स नेम होते हैं वो डलवा देते हैं ताकि उनके नाम पर वो धांधली कर सके। दूसरा होता है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं, जो पदाधिकारी और जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं। ये इस तरह के आरोप लगते हैं। इसके अलावे एक और एलिगेशंस हैं कि चुनाव में जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर कैंडिडेट्स होते हैं या जो बड़ी पार्टियां होती है, वो बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च करती है और चुनाव पर अपना प्रभाव डालती है पैसे के माध्यम से। और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुखद आरोप लगते हैं वो है जो मतदाता होते हैं उसको ताकतवर और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग डराते हैं, धमकाते हैं किसी खास पार्टी या किसी खास कैंडिडेट को वोट देने के लिए। और चुनाव के दिन बूथ कैप्चरिंग जैसी धांधलियां होती है। तो ये सारे कुछ आरोप हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन अपने इलेक्शन सिस्टम से दुखी होता है। ऐसा लगता है कि अगर धांधली से ही चुनाव जीता जाता है तो लंबी लाइन में खड़ी होकर वोट देने से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन सौभाग्य से ये सारी जो एलिगेशंस हैं उनमें सच्चाई है, इसके बावजूद ये इस पैमाने पर नहीं होते कि वो पूरे इलेक्शन के पर्पस को ही बदल दे। हम बार बार देखते हैं इतने धांधली के बावजूद चुनाव अक्सर वो लोग हार जाते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन के आधार पर हम इसको डिसाइड करेंगे कि क्या हमारे देश का जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है या नहीं, वो फ्री या फेयर होता है या नहीं है, क्या बिना जनता के पावरफुल सपोर्ट के, बिना जनता के पॉपुलर सपोर्ट के कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है इन धांधली के माध्यम से, क्या रूलिंग पार्टी अपना इन्फ्लुएंस के माध्यम से चुनाव जीत सकती है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके जवाब हमारे पास यही है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो रूलिंग पार्टी चुनाव नहीं जीतती, जो प्रभावशाली लोग हैं वो चुनाव नहीं हारते। फिर भी हम कुछ बिंदु के अंतर्गत ये देखेंगे कि भारत के इलेक्शन सिस्टम को आखिर हम डेमोक्रेटिक क्यों कहते हैं, क्या क्या खास बातें हैं जो ये साबित करता है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम डेमोक्रेटिक है। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। एक सवाल है कि चुनाव कंडक्ट कौन करवाता है। क्या जो चुनाव कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है वो सरकार के इन्फ्लुएंस में है या नहीं है, क्या सरकारें उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या उसके पास उतने पावर हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकती है, क्या वास्तव में इलेक्शन कमीशन अपने इस पावर का यूज कर भी पाती है या नहीं। ये जो कुछ सवाल हैं वो ये तय करेंगे कि हमारे देश का जो चुनावी सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो सौभाग्य से सुखद बात यह है कि इस सब के जो जवाब हैं वो सकारात्मक हैं। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है जो काफ़ी मजबूत है और हमारी सरकारें उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। हमारे इलेक्शन कमीशन को जुडिशियरी के बराबर स्वतंत्रता मिली हुई है और जो इलेक्शन कमीशन का हेड होते हैं जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, सीईसी कहा जाता है, उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होते, वो सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते। यहाँ तक कि अगर रूलिंग पार्टी उनको पसंद नहीं करती है तो पर भी उनके पास ये पावर नहीं होता कि वो उनको पद से हटा सकें। दुनिया में बस कुछ ही ऐसे इलेक्शन कमीशन हैं जिनके पास इतना अधिक पावर है। इलेक्शन कमीशन क्या क्या करता है ये भी इस बात को जानने के लिए ज़रूरी है कि वो सचमुच में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाता है। तो कुछ बिंदु को हम देखेंगे। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो चुनाव से संबंधित सभी तरह के डिसीजन लेता है कि किस तरह से चुनाव को कंडक्ट करना है, पूरा इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जिस दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होता है यानी अनाउंसमेंट होता है, उससे लेकर के जब तक कि रिजल्ट का डिक्लेरेशन नहीं होता, पूरे मशीनरी को इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करता है और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का डिसीजन ही मान्य होता है। उसके डिसीजन के खिलाफ कोई भी काम नहीं होता, सरकार उस पर कोई अंकुश सरकार का नहीं होता। दूसरा है उसके पास ये पावर होता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट जिसे चुनाव आचार संहिता कहते हैं उसका पालन करवाए। अगर कोई भी कैंडिडेट या पार्टी उसको वायलेट करती है, उस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करती है, तो उसको दंडित करने का चुनाव आयोग के पास है। चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन सरकार के अधीन नहीं होता और सरकार को वो गाइडलाइन देता है, सरकार को उनकी सुझाव के अनुसार काम करना पड़ता है। सरकार अपने पावर का यूज या मिसयूज न करे इसका ख्याल वो रखता है। चुनाव के दौरान जो पदाधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसको ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करने के लिए सरकार को इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर लेना पड़ता है। जब चुनाव पदाधिकारी इलेक्शन ड्यूटी पर होते हैं तो वो सरकार के अधीन काम नहीं करते। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वह चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काम नहीं करते। विगत 25-30 वर्षों से भारतीय चुनाव आयोग जो है वह अपने अधिकारों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है और उसके अधिकार और बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम इलेक्शन कमीशंस हैं। मैं टीएन सेशन को याद करूंगा जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये याद दिलाया। वो खुद मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उन्होंने बहुत ही कड़ाई के साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाया था, जिसके कारण चुनाव आयुक्त आने वाले बाद के सारे चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने भी अपने पावर का यूज करने लगे और आज चुनाव आयोग एक मजबूत संस्था के रूप में अपने सभी पावर का उपयोग करती है। चुनाव आयोग जो है सरकार को ये बताती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ लैप्स है, कहाँ कमी है। अगर कभी उसको ऐसा लगता है कि कहीं चुनाव के दौरान किसी बूथ पर धांधली हुई है तो इलेक्शन कमीशन उस जगह के उस बूथ के चुनाव को कैंसिल कर देती है और वहाँ पर रीपोल का आदेश भी देती है। ऐसा किसी खास बूथ पर भी हो सकता है और पूरे किसी कंस्टिट्यूएंसी में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं होता तो इस तरह का आदेश नहीं दे सकता था। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अगर देश में चुनाव सिस्टम निष्पक्ष नहीं होता, जनता को ऐसा लगता कि उसके वोट देने के बावजूद कोई दूसरा चुनाव जीत जाएगा, मतदान देने से रोका जाता, तो निश्चित रूप से लोगों में उसके प्रति अनास्था होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो या तो स्टेबल हैं या बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है यूएसए और भारत के चुनाव में। 1991 के आसपास के चुनाव में भारत में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 56% था, जबकि अमेरिका में वोटिंग परसेंट 78% था। लेकिन 2004 में हम देखते हैं कि दोनों ही जगह
वोटिंग परसेंटेज 66% हो गया। यानी अमेरिका में वोटिंग परसेंट डिक्लीन हुआ है, जबकि भारत में वोटिंग परसेंट इंक्रीज हुआ है। ये साबित करता है, ये बताता है कि चुनाव के प्रति भारतीयों का रुझान बढ़ा है। दूसरी और प्रमुख बात यह है कि भारत में गरीब, अशिक्षित और दलित लोग बढ़ चढ़ करके चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वहीं अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, तो अमेरिका जैसे देशों में अमीर लोग ज़्यादा इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं, जबकि वहाँ के जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं या हिस्पैनिक हैं, उन लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन बहुत कम है। यहाँ एक ग्राफ्स के द्वारा दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे देश में जो अपर कास्ट के लोग हमारे देश में 56% वोटिंग करते हैं, जबकि ओबीसी के लोग उनसे ज़्यादा 58% वोट करते हैं। एससी 60% और एसटी 61%। जो प्रिविलेज ग्रुप हैं एससी और एसटी, उनके वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हैं। जबकि अगर हम अमेरिका में देखें तो वाइटी सबसे ज़्यादा 60% वोट करते हैं, जबकि जो हिस्पैनिक वो 28% और जो ब्लैक लोग हैं वो 56% वोट करते हैं। ये जो वोटिंग टर्नआउट है वो ये प्रदर्शित करता है कि हमारे देश का हर व्यक्ति ये समझता है कि वह अपने वोट से अपनी बात मनवा सकता है। उसे पता है कि उसके वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि यहाँ के जो कॉमन लोग हैं वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो पार्टियों के कैंपेन होता है उसमें भाग लेते हैं। जो उनके फेवरेबल कैंडिडेट्स या पार्टियां होती है उसका सपोर्ट ज़्यादा बढ़ चढ़ करके करते हैं। हमारे देश में 67% लोगों का मानना है कि उनके वोट से डिफरेंस पैदा होता है सरकार बनने में और बिगड़ने में, जबकि 18% लोगों का मानना है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो वोट नहीं देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि जो वोटर का होते हैं उनका इलेक्शन कैंपेन में एक्टिव भागीदारी होती है। 2004 के चुनाव के दौरान भारत का 1/3 लोग जो थे वो इलेक्शन प्रोसेस के पार्ट थे, और उसका आधा यानी 50% लोग ऐसे थे, यानी 1/3 लोगों का जो 50% लोग थे वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके मेंबर थे। ये साबित करता है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है या जो चुनाव है उसके प्रति यहाँ के लोगों में किस तरह का सोच है। वो समझते हैं कि उनका वोट से देश का भविष्य बन या बिगड़ सकता है। दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में भाग लेते हैं उसमें हमारा परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। 1996 में 8% लोग भाग लेते थे, 1998 में ये बढ़ करके 13% हो गया, 1999 में ये बढ़ करके 21% और 2004 में 32% हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के प्रति लोगों का रुझान भारत में काफ़ी ज़्यादा है और इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में वो भाग ले रहे हैं। अगला जो टॉपिक है हम उस पर चर्चा करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। जो इलेक्शन का आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, उसकी स्वीकार्यता कितनी है ये भी साबित करती है कि हमारे देश का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है, हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते या नहीं है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो कभी भी सत्ता का परिवर्तन नहीं होता। जो पावरफुल लोग हैं वही सिर्फ चुनाव जीतते और एक ही पार्टी चुनाव जीतती, जैसे कि मैक्सिको में या जिम्बाब्वे में होता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रायः जो रूलिंग पार्टी है वो चुनाव हार जाती है और चुनाव में धांधली करके वो चुनाव नहीं जीत पाते। जो भारत का रिजल्ट होता है इलेक्शन का, वो खुद बहुत सारी बातें बताता है, वो इंडिकेट करता है कि हमारे देश का इलेक्शन किस तरह का है, डेमोक्रेटिक है या नहीं। हम देखते हैं कि चुनाव दर चुनाव, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव हो,
जो रूलिंग पार्टी है वो चुनाव हार जाती है। हर तीसरी बार ये पार्टियां चुनाव हारती रही हैं। अगर यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होती, रूलिंग पार्टी चुनाव नहीं हारते। अमेरिका वगैरह में जो सांसद होते हैं वो बहुत मुश्किल से ही चुनाव हारते हैं, जबकि भारत में जो एमपी और एमएलए होते हैं, जब भी इनकम्बेंट होते हैं यानी लगातार चुनाव होता है तो उसमें 50% से ज़्यादा एमएलए एमपी चुनाव में हार जाते हैं। ये भी साबित करता है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम कितना मजबूत है, डेमोक्रेटिक है। ऐसे कैंडिडेट भी जो काफ़ी पैसे वाले हैं, जो वोट खरीद सकते हैं और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी प्रायः चुनाव हार जाते हैं। अगर धांधली से चुनाव जीतना संभव होता तो ऐसे लोग कभी भी किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं हारते। तो जो भी चुनाव होता है उसमें बहुत कम डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं रिजल्ट के बारे में, कि चुनाव कंडक्ट करवाने की प्रक्रिया के बारे में डिस्प्यूट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हमारे देश में। अक्सर जब कोई भी पार्टी चुनाव हार जाती है तो इसे जनता का आदेश समझ करके स्वीकार करती है। ये जो कुछ बिंदु थे जिसे मैंने पॉइंट दर पॉइंट समझा है, वो इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम में भले ही कुछ खामियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, जैसा हर जगह होता है, लेकिन मोटे तौर पर भारतीय इलेक्शन जो होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं। इसके आउटकम्स लोग स्वीकार करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लोगों का पॉपुलर पार्टिसिपेशंस हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो चुनाव हार जाती है, ये इस बात को साबित करती है कि हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम काफ़ी मजबूत है, काफ़ी निष्पक्ष है और डेमोक्रेटिक है। चैलेंजेज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोई भी व्यवस्था हो उसमें चुनौतियां होती ही, चाहे कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हो, कितना अच्छा संविधान हो, कितने अच्छे व्यक्ति हों, तो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में सब कुछ ठीक ही है और उसे सुधार की ज़रूरत नहीं है। हम इससे पहले जो डिस्कशन किए उससे ये साबित है कि हमारे देश में मूलतः मुख्य रूप से चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं। जो पार्टी चुनाव जीतती है वो सरकार बनाती है, क्योंकि जनता उसको चुनती है। ऐसा नहीं है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में जो चुनाव होता है वो सबके सब फ्री एंड फेयर ही होते हैं। कुछ ऐसा भी जगह चुनाव होता है जहां धांधलियां होती है, लेकिन मोटे तौर पर जो जनरल इलेक्शन होता है वह बिना पॉपुलर पार्टिसिपेशंस के संभव नहीं होता। पिछले 60 सालों में भारतीय चुनाव पद्धति जो है वो काफ़ी मजबूत हुई है, साल दर साल मजबूत होती रही है। अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो कुछ हमें क्वेश्चन के हल ढूंढने होंगे। जैसे आज क्या लोग जिसको चुनते हैं अपने अच्छी समझ के आधार पर चुनते हैं, उनको उतना अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने की समझ है या नहीं है, या फिर जो इलेक्शन होता है क्या उसमें सभी लोगों को एक जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, यानी हर किसी को एक जैसा मौका मिलता है। तीसरा, ऑर्डिनरी लोग बिना पैसे के चुनाव जीत सकते हैं। ये सारे जो सवाल हैं वो हमारे चुनाव के प्रक्रिया के बारे में, उसमें और अधिक सुधार करने के बारे में बताता है। हमारी चुनाव प्रक्रिया के लिमिटेशंस और उसके चैलेंजेस के बारे में बताता है। यहाँ अमेरिका का एक कार्टून बना हुआ है जो वहाँ के चुनाव से संबंधित है, जिसमें देख सकते हैं कि ये डॉलर से किस तरह से चुनाव जीता जाता है। वहाँ भी इस तरह की बातें होती है और हमारे देश में भी होती है, लेकिन ये कार्टून बहुत कुछ कहता है। आर के लक्ष्मण जो हमारे देश के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, उनका बनाया कार्टून यहाँ दिया गया है, जो भारत में इलेक्शन के प्रति बहुत सुंदर, कहते हैं ना एक चित्र 1000 वर्ड से ज़्यादा कहानी कहते हैं। यहाँ वही हाल है। जो मतदाता है चुनाव से पहले वोटिंग के दिन तक वो राजा होता है। सारे नेता उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं और वोट की भीख मांगते हैं,
लेकिन जिस चुनाव समाप्त होता है ये इस वोटर का हालत देखिए, यहाँ पर चुनाव के बाद वाले दिन देखिए, कोई इनको यहाँ पूछ नहीं रहा है, जबकि चुनाव के पहले के दिन तक उनके आगे सब गिड़गिड़ा रहे थे नेता। यहाँ नेता ये उल्टे इस पर हंस रहा है। तो ये जो है कुछ सच्चाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस। ये सच है कि पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन ये भी सच है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो पैसे वाले हैं, वो उन लोगों को एडवांटेज तो मिलता ही है। छोटी पार्टियां जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। बड़े पार्टी होने का फ़ायदा मिलता है, धन होने का फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि जो बड़ी पार्टियां हैं वहाँ टिकटों की खरीद बिक्री होती है, करोड़ों रुपए में टिकट खरीदे जाते हैं। तो ये धनबल का प्रयोग का जो असर होता है वो यहाँ पर साफ साफ दिखता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग या अमीर लोग जो गरीब और अच्छे लोग हैं उनको रेस से बाहर कर देते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, परिवारवाद हमारे जो चुनाव प्रक्रिया में है, हमारे देश की राजनीति में बहुत गहरे तक बैठी हुई है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है उनके जो मुखिया होते हैं वह प्रायः अपने परिवार के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हैं जो परिवार आधारित पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस से लेकर के आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एलजेपी, ये सभी पार्टियां परिवार आधारित पार्टियां हैं, जिसमें कि उसके लीडर जो है सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को ही टिकट देते हैं। और ये भारतीय चुनाव पद्धति या सिस्टम की एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक समस्या है परिवारवाद। ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको और जो बड़ी पार्टियां हैं उनको एक जैसी सुविधाएं मिलती है, या वो पॉलिसी में या व्यवहार में दोनों एक जैसे नहीं होते। जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनको एडवांटेज मिलता ही है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टी। जो छोटी पार्टियां होती है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है, उनको वो फ़ायदा नहीं होता है मिलता है जो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट्स को मिलता है। तो these challenges exist not just in India but also in many established democracy. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. ये सारी समस्या सिर्फ हमारे देश में नहीं है, दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सभी जगह ये समस्याएं हैं। हमने ऊपर में देखा था कि अमेरिका में किस तरह से कार्टून वालों ने ये देखिए कि दिखाया है कि नोट के द्वारा चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाता है। तो भारत का ही ये समस्या नहीं है, दुनिया के अन्य देशों की भी ये समस्याएं हैं। और ये डिपेंड करता है कि किस इशू पर जनता वोट करती है। और यही कारण है कि हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, वो डिमांड्स करते रहते हैं चुनाव सुधार का, और ये चुनाव सुधार का प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। हम समझते हैं कि इस समस्या को लगातार सुधार होनी चाहिए और इस आधार पर हम इन चैलेंजेस से अपने देश को उबार सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं यहाँ। तो इस चैप्टर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।